नमस्कार दोस्तों। मां नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। जब नशा और झांसा प्राथमिकता हो जाते हैं तब ईमान और शराफत बहुत दूर चले जाते हैं। समाज घृणा, नफरत और द्वेष के नियंत्रण में आ जाता है। भोलेनाथ की धरती को भस्मासुरी माया के आगोश में आने से बचाना है। केदारखंड और मानसखंड की पवित्रता को बचाना है। उत्तराखंड को दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद के चाटुकारों से बचाना है। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन 22 साल की बहुत लंबी तपस्या थी। हम सब जानते हैं जब ऐसे कोई मिशन होता है तो आदमी हर पल, हर घंटे, हर क्षण उसकी चिंता में लगा रहता है। और 60 सेकंड से 1 मिनट बनता है, 60 मिनट का 1 घंटा, और 24 घंटों में 1 दिन होता है, और 365 दिनों से 1 साल बनता है। उतने हमने वो 22 साल इस आंदोलन को दिए। 22 साल तक संघर्ष किया, 22 साल तक तपस्या की, उसके बाद राज्य बना। और ये राज्य बनने के बाद उस पर लेके हम चर्चा आ रहे हैं कि हमने इतने सब कुछ करने के बाद एक 22 साल की तपस्या को हमने एक बहुत हल्के में ले लिया, बहुत लाइट लिया इस चीज़ को। उस चीज़ को हमने अहमियत नहीं दी कि हमने 22 साल तक कुर्बानियाँ दी हैं, 22 साल तक त्याग किया है। उसका जो फल मिलना था, एक बेहतर उत्तराखंड होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। उस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ मैं एक नई वो लेके आया हूँ कि कई संगठन आंदोलन के दौरान आए, जैसे कि एक प्रवृत्ति भी होती है चुनाव में भी, जब होते हैं तो चुनाव के टाइम पर कई संगठन आते हैं। जैसे 94 में आंदोलन बहुत तेज हुआ तो सारे लोग जो उत्तराखंड राज्य विरोधी भी थे वो भी कूद पड़े, जो समर्थक थे वो भी कूद पड़े, और कुछ न्यूट्रल लोग भी कूद पड़े। हुकुम जी नमस्कार। ये इस चीज़ को लेके मैं आज आया हूँ। एक संगठन है, पहले तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे आंदोलन की जो प्राथमिकता थी, इतने बड़े आंदोलन की, वो क्या थी, उन बिंदुओं को समझना। मैं विजन पर तो आऊँगा डिटेल से, परंतु मैं इसको शुरू करने से पहले बता दूँगा हमारी प्राथमिकता थी अलग उत्तराखंड राज्य, अनुच्छेद 371, मूल निवास का निर्धारण 1980, नौकरियों में उत्तराखंड की जो सरकार नौकरियां हैं उनमें केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, और जो वहाँ पर परिसीमन है, चाहे विधानसभाओं का हो चाहे लोकसभाओं का हो, उसका आधार क्षेत्रफल हो। और सपना क्या था लोगों का कि नशाखोरी, माफिया राज, नौकरशाही और भ्रष्टाचार पर अगर राज मिल जाता तो इस पर हम लगाम लगा पाएंगे। और जो हमारी वो था शासन प्रशासन जनता के आसान पहुँच में होगा, और जिनमें जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होगी और नौकरशाही कम से कम होगी। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन के कारगर व्यवस्था से पलायन को रोक पाएंगे। ये उस आंदोलन का एक सार था, ये मान के लोग चल रहे थे। अब मैं इसमें कड़ी में जो आज लाया हूँ एक संगठन का, मैं पहले उन्होंने भी जो दिसंबर में मैंने कल दिया था, कर्मचारियों ने एक ज्ञापन वो दिया था भारत सरकार को, एक ज्ञापन दिया है उत्तराखंड जनवादी संगठन, 4 अशोका रोड इनका ऑफिस, और जनवादी संगठन है। इन्होंने भी दिसंबर 94 में राष्ट्रपति के नाम पे एक लेटर भेजा। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक तो सबसे मेरा निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि ये सारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक जाए। ये मैं एक बहुत बड़ा लेटर है, ये वो संगठन है, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, आप लोगों से भी चर्चा करूंगा। मैं इनके लेटर में उन्होंने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है वो आप लोग भी ध्यान से उसको समझना। ये लेटर में क्या चीज़ है और क्या चीज़ मिसिंग है, उस चीज़ का ध्यान रखना। सेवा में महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, माननीय राष्ट्रपति भारत गणराज्य महोदय, हम उत्तराखंड क्षेत्र के निवासी आपकी सेवा में निम्नलिखित निवेदन करना चाहते हैं
पिछले 3 माह से इस क्षेत्र के लोग अपनी वैधानिक मांगों के लिए आंदोलित हैं। हमें अत्यंत दुख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि हमारी ज्वलंत समस्याओं के प्रति राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बजाय उसको बल द्वारा कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जनता एवं सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है तथा समस्याओं के समाधान का शांतिपूर्ण निराकरण के लिए कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं। अतः हम आपसे अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि अपने पद एवं अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को यह निर्देश दें कि जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत के द्वारा समस्या का हल निकाला जाए तथा जनता का दमन बंद करवाया जाए। उत्तराखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास लगभग नगण्य है। इस क्षेत्र में लगभग 88% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। प्राकृतिक संपदा से यह क्षेत्र परिपूर्ण है तथा देश के अनेकों मुख्य पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थल इस क्षेत्र में हैं, जिससे कि राज्य सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है। कल का जो लेटर था वो कर्मचारियों, उनका जो दृष्टिकोण था उनने अपने उस नॉलेज का दिया था। ये राजनीतिक पार्टी का है, इसको भी आप देखना, थोड़ा ध्यान से सुनना। आज़ादी के 47 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक हमारी केंद्र एवं राज्य सरकार ने यहाँ उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के लिए यहाँ कोई योजना नहीं बनाई, जिसके कारण यहाँ के शिक्षित एवं बेरोजगार नागरिकों को उत्तर भारत के साथ देश के अन्य कई शहरों के लिए रोजगार की तलाश में भारी संख्या में पलायन जारी है तथा वे अत्यंत दीन दशा में अपमानजनक जीवन यापन करने को मजबूर हैं। अतः उपयुक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम आपकी सेवा में निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत करते हैं। पहली मांग है, उत्तराखंड में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे दमन चक्र को शीघ्र बंद करवाया जाए, समान स्थिति बहाल की जाए और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए। दूसरा, इस क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों, जन संगठनों एवं वर्तमान आंदोलनकारी नेताओं की बैठक शीघ्र बुलाई जाए तथा बातचीत के द्वारा उत्तराखंड समस्या का राजनीतिक हल ढूंढा जाए। सरकारी कर्मचारियों एवं आंदोलनकारियों पर चलाए जा रहे सभी मुकदमे बिना शर्त वापस लिए जाएं तथा जेल में बंद आंदोलनकारियों को शीघ्र रिहा किया जाए। सरकारी कर्मचारियों के साथ बातचीत की पहल की जाए तथा कर्मचारियों का पिछला रुका हुआ वेतन एवं सेवानिवृत्त लोगों के पेंशन शीघ्र दिलाने का प्रबंध किए जाएं। खटीमा, मसूरी एवं मुजफ्फरनगर में हुए गोलीकांड के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को शीघ्र निलंबित किया जाए एवं मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए दोषी जिला अधिकारी AK सिंह एवं मेरठ रेंज के DIG बुआ सिंह को निलंबित किया जाए तथा पर मुकदमा चलाया जाए एवं मृतक आंदोलनकारियों के आश्रितों में से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाए। मूल्य वृद्धि को शीघ्र रोका जाए तथा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति शीघ्र बहाल की। महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए महिला पुलिस की व्यवस्था नहीं की गई, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। इसके लिए दोषी पुलिस अधिकारियों को सजा दी जाए। आंदोलन में मारे गए मृतकों के आश्रितों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा घायल हुए व्यक्तियों को उचित मुआवजा के साथ उनकी उचित इलाज की व्यवस्था की जाए। छात्रों एवं अध्यापकों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके समस्त विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को खोलकर समस्या जनहित में शीघ्र समाधान किया जाए। उत्तराखंड के आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए संपूर्ण क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए। क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए तथा वहां के लिए उचित योजनाओं का निर्माण करके उनको शीघ्र कार्यान्वित किया जाए तथा केंद्र सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। समाचार पत्रों पर हो रहे हमलों को बंद करवाया जाए। संयोजक मंडल उत्तराखंड जनवादी संगठन, और नाम किसी का नहीं है, पूरे संगठन के नाम पर ये दिया गया राष्ट्रपति महोदय को। तो चारू तिवारी जी नमस्कार। ये जनवादी संगठन, अब मैं इस पर ये मैंने लेटर डाला, इसमें अब कुछ काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी जो शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अलग राज्य का गठन किया जाए, वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मैं उसी पे चर्चा, क्योंकि आंदोलन जब हो रहा था तो आंदोलन में बहुत भीड़ आ रही थी, सारे तरह के संगठन जो मैंने शुरू में कहा था आ रहे थे।
तो ये जनवादी संगठन है, इसने इतनी तरह की मांगें तो उसमें लिखी, परंतु कहीं पर ये नहीं लिखा कि अलग उत्तराखंड राज्य की घोषणा की जाए या बनाया जाए, जो कि वहाँ के लोगों की मांग थी, जो जिसको लेके लोग आंदोलित थे। पहली चीज़ तो ये सोचने की बात है। अब दूसरा सोचने की बात है, ये संगठन है कौन सा, क्योंकि मैं इसको कल के लेटर के तुरंत बाद इसको मैं आपके सामने जो लाया हूँ उसकी कुछ वजह है। ये उनसे जुड़ा हुआ संगठन, हमारे काफ़ी उत्तराखंड के काफ़ी जो लोग हैं, जो युवा वर्ग था उस समय इनसे जुड़ा हुआ था। अशोका रोड पर नज़दीकी जंतर मंतर के पास इनका ऑफिस था, रोज़ इनकी वहाँ पर सभाएं होती थी और काफ़ी इनकी एक्टिविटीज़ थी। परंतु इनके पीछे क्या था, जो राज्य के प्रति कहीं भी इनके दिल में वो नहीं थी कि राज्य के लिए अलग राज्य बनना चाहिए। ये वो संगठन है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरा जब विभाजन हुआ तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो अलग हुई, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने जो राष्ट्रीय पार्टी पहली पार्टी थी जिसने उत्तराखंड राज्य का समर्थन किया था 1952 में, परंतु उसी से टूटा हुआ एक संगठन बना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और उससे जुड़ा जनवादी संगठन है जिसका ये उन्होंने राष्ट्रपति को दिया है दिसंबर में 1994 में, और उसमें राज्य की मांग नहीं की। इसके अलावा मैं इसको और चीज़ आगे बढ़ा के जाऊंगा कि इनके जो उस समय जनरल सेक्रेटरी थे हरकृष्ण सुरजीत, जब हमारा उत्तराखंड राज्य का विधेयक पार्लियामेंट में आया और 26 संशोधनों के बाद, तो ये उनकी वकालत करने, तराई में जो सिख हैं उनकी वकालत करने वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा विरोध किया। उसका नेतृत्व करने जो सुरजीत जी वहाँ पहुँच गए। तो ये सोचने की बात है कि हमारे बीच में ऐसे संगठन भी, ऐसे लोग भी हैं जो संगठन हैं, जो सक्रिय हैं, राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जैसे कांग्रेस, भाजपा और संगठन हैं, उन लोगों ने मुखौटा पहन के लड़ाई लड़ी और ये संगठन भी हमारे साथ था, परंतु इसने इस तरीके का व्यवहार किया, सारी चीज़ें लिखी, परंतु जो हमारी प्रमुख मांग थी कि अलग राज्य बनना चाहिए, वो बात इसने नहीं कही। और इसी तरीके इन्होंने जब उस पर बहस हो रही थी, पार्लियामेंट में भी मार्क्सवादी पार्टी ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार को लेके बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया, और जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल के जो वो थे उस समय एमपी, उन लोगों ने विरोध किया। पटियाला के एमपी थे वहाँ पर पार्लियामेंट में, उन्होंने विरोध किया। हमारे जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सुरजीत, इन लोगों ने विरोध किया, और सपा तो था ही विरोध में। भाजपा ने के लोग जो जसवंत सिंह थे, उन्होंने खासकर रिफ्यूजियों का वहाँ पर साथ दिया। तो एक हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो रिफ्यूजी थे वो इतने विरोध में नहीं थे, ये उनके साथ खड़े हो गए और उनको भड़काया इन्होंने, और ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार के मुद्दे खुद हम लोगों ने वहाँ जाके तराई में मीटिंगें की उनके साथ। उन लोगों के समझ में ये बात आई, हमने कहा कि राज्य हमें बनना है, हम लोगों ने साथ रहना, उत्तराखंड सबके लिए बनेगा। ये उनकी, जब हमको एरी जी वहाँ जा रहे थे तराई में मीटिंग करने, तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की कि आप मत जाइए और मामला बिगड़ सकता है। तो एरी जी ने कहा, भाई ऐसा है कि हम कौन सा झगड़ा करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं, उनकी आखिर समस्या क्या है हम उनको समझेंगे, आखिर ऐसी दिक्कत क्यों वो विरोध कर रहे हैं। तो जाके जब बातें हुई तो वो लोगों ने अपनी जो उनकी भी, उन्होंने पैरेलल में अपनी कॉल भी वहाँ मीटिंग कॉल कर दी। तो जब वहाँ गए उनको समझाया तो उनकी बातें समझ में आई, और वो पता चला कि इनको जो शह देने वाले हैं, अपनी राजनीति करने वाले हैं, वो उस तराई के लोग कम हैं, पंजाब के लोग ज़्यादा हैं, बंगाल के लोग ज़्यादा हैं, या फिर हमारे लखनऊ की राजनीति करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आज की डेट में मैं बार बार कहता हूँ, हमको नुकसान पहुँचाने वाले दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद है, जो बाहर के चाटुकार हैं वो हमको ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। वो चुनाव के, वो उत्तराखंड राज्य के दौरान में हमारे साथ हुआ यही। जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन भी चल रहा था तो उत्तराखंड में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बनी, सारे राजनीतिक संगठन या सारे जितने भी थे गैर राजनीतिक सारे संगठन इकट्ठे आए। परंतु जब वो मामला दिल्ली तक पहुंचा, तो दिल्ली में जब दिल्ली के आकाओं के वहाँ पहुंचा तो फिर वहाँ पर बात बिगड़ गई। वहाँ वही खेल हुआ जो हमारे साथ रोज हो।
तो हमारे आंदोलन को फोड़ने की या फिर उस पर शासन जमाने की कोशिश हुई, और उसका नुकसान हमको 2 अक्टूबर को देखा। 2 अक्टूबर को क्या हुआ, वहाँ पर सुबह से मंचों पर कब्जा करने का सिलसिला शुरू हो गया लाल किले पे। और जब आंदोलन हुआ उस दौरान 2 अक्टूबर के केस के बाद लाल किले को नुकसान पहुंचाया गया। ये भी मैं इस लाइव आने में बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड क्रांति दल जो दिल्ली प्रदेश है उसके खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया गया और 50 लाख रुपए का नुकसान का केस डाला। सरकार ने अनुमान लगाया कि हमारा लाल किले को जो नुकसान हुआ है वो 94 में 50 लाख का। तो जब अभी ये जो आंदोलन करेगा उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा, उनसे वसूला जाएगा। तो उस समय अब वो नुकसान किसने किया, क्या किया, वो तो कोई पहचान थी नहीं, परंतु उसमें जो परमिशन ली थी वो उत्तराखंड क्रांति दल ने ली थी उस रैली के लिए। तो वो केस उत्तराखंड क्रांति दल के ऊपर दर्ज किया गया। अगर इस तरीके की कुर्क करने की बात होती तो उस समय उत्तराखंड क्रांति दल वालों की जो संपत्तियां होती हैं वो भी कुर्क हो जाती। और ये सारी चीज़ें, ये कुर्बानी, में ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी कुर्बानी उस पार्टी ने दी। 22 साल तक लड़ा, 22 साल तपस्या की, संघर्ष किया, राज्य में कोई भी बना। परंतु दुख किस बात का है कि जो विजन था, जिस सपने को लेके वो आंदोलन हुआ, जिस चीज़ को लेके आंदोलनकारियों ने अपनी शहादतें दी, कुर्बानियाँ दी, और उसका जो विजन इम्प्लीमेंट होना था वो नहीं हुआ। उसके लिए जो लोग राज्य के समर्थक थे या जो लोग राज नहीं चाहते थे, बाकी चीज़ों के समर्थक थे, जैसे मैंने अभी जनवादी का पढ़ा, फिर वो लोग कहाँ चले गए। इस तरीके से शायद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी उन्होंने समर्थन किया, परंतु राज्य बनने के बाद ये सारे कहाँ खो गए। क्यों ये इन्होंने काम नहीं किया कि भाई राज्य के जो सपने थे, जिस मुद्दों को लेकर राज्य, अब इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं, क्या किसी मुद्दे पर वहाँ काम हुआ? किसी मुद्दे पे काम नहीं हुआ। पे काम नहीं हुआ होता तो नहीं हुआ तो इनको लगातार उसके उत्तराखंड क्रांति दल का मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा आपके बाद, जल्दी कल शायद दिखाऊं, एरी जी का, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ बताई हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल का मीटिंग हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि आधा अधूरा राज्य हमें दिया गया है और उत्तराखंड क्रांति दल को आगे लड़ाई जारी रखनी चाहिए, और उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी लड़ाई जारी रखी हुई है। परंतु क्या और संगठनों को ये जिम्मेदारी नहीं लेनी थी? जो आंदोलन में इतने लोग आए थे, अब हुआ क्या, जब राज्य बन गया, चाहे राज्य कैसा बना, इनको मौका चाहिए था। उसके बाद वहाँ पर हुई आंदोलनकारी घोषित करने की होड़, तो लोग, कांग्रेस की सरकार आई, लोग कांग्रेस में चले गए ताकि कहीं से तिगड़म भिड़ा के हमको आंदोलनकारी बना दें। बीजेपी की सरकार आई, लोग बीजेपी में चले गए ताकि हमको आंदोलनकारी बना दें। आज उत्तराखंड क्रांति दल के वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी भर आंदोलन किया, जिन्होंने जेल की यातनाएं सही, उनके पास आंदोलनकारी, वो सरकार द्वारा घोषित आंदोलनकारी नहीं है, परंतु जिन्होंने कुछ नहीं किया वो आज आंदोलनकारी हैं, सरकार से फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहाँ से डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए, कहाँ से वो किया। और जबकि उत्तराखंड क्रांति दल वाले डॉक्यूमेंट लगाए, जब भी वो करते डॉक्यूमेंट लगाते हैं पर उनको घोषित नहीं करते। तो इस तरह की जो राजनीति है ये बड़ी घातक राजनीति है उत्तराखंड के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर सरकारी खजाना लुटाना है और पार्टी का जनाधार बढ़ाना है। तो वहाँ पर ये काम हुआ है, और इसी वजह से हमारे जो उस समय जब संयुक्त संघर्ष समिति के अंदर आंदोलन चल रहा था, जो उससे जुड़े काफ़ी लोग थे, तो उस समय तो ये था कि सारे आंदोलनकारी हैं, किसी को पार्टी से जोड़ने का कोई ऐसा था ही नहीं। तो पार्टी को नहीं जोड़ा, तो जब राज्य मिला तो सब, कोई कांग्रेस में चले गया, कोई बीजेपी में चले गया, और सब आंदोलनकारी घोषित आंदोलनकारी हो गए। चाहे उनके पास वो प्रूफ थे नहीं थे, पता नहीं उन्होंने कहाँ से जुटाए, और जो शर्तें पूरी नहीं करते हैं, जो उन्होंने दी वो शर्तें उन्होंने पूरी कर दी। चीज़ें हैं। उसके बाद ये मैं जो बताना चाह रहा था कि ये एक जो विजन के बारे में, यहाँ पर एक और चीज़ हम बता दें कि उत्तराखंड जो वहाँ पर कौशिक आयोग गठन हुआ, तो उसने उत्तराखंड राज्य के विजन की विस्तृत रिपोर्ट, वहाँ की परिवहन व्यवस्था के बारे में, वहाँ की राजधानी के बारे में, राजधानी का जो निर्माण होगा कैसे होगा, क्या क्या वहाँ पर होगा, सारी चीज़ों के बारे में, वहाँ की आर्थिक आय क्या होगी, वहाँ की जो ज़रूरतें होंगी वो कहाँ से होंगी, वो उसने अपने विजन, वो जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें
पूरा विस्तृत रूप से लिखा हुआ है और उसी रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश ने केंद्र को भेजा। परंतु अब ये ऐसा भी नहीं है कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इनको पता नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, ये पता करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो 26 संशोधन हुए, जब 26 संशोधन हुए ये वहाँ कुछ नहीं बोले। उसके बाद 3 संशोधन हुए, जब तराई में हरिद्वार और इसको लेके रस्साकशी हुई तो उस दौरान 3 संशोधन और कर दिए गए। तो उस समय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब एकजुट हो गए। तो इन्होंने सारे एकजुट हो गए, वो जो 29 संशोधन करके हमको राज्य दिया। उन सारे संशोधनों को लेके, उन सारी बातों को लेके उत्तराखंड क्रांति दल लगातार जनता के बीच में गया, जनता को ये चीज़ें समझाता रहा कि जो राज्य दिया गया ये आधा अधूरा राज्य है और इसको लेके हमको संघर्ष और तेज करना चाहिए। परंतु जनता की समझ में ये सारी चीज़ें नहीं आई और 2002 का जो चुनाव हुआ उसमें उत्तराखंड क्रांति दल को मात्र 4 सीटें मिली। वो 4 सीटें भी ऐसी थी जहाँ पर अग्रिम पंक्ति के हमारे नेता जीत के आए। फिर आगे क्या हुआ, 2007 और 2012 में उत्तराखंड क्रांति दल ने खंडित जनादेश के वजह से सरकारों में शामिल रही और उसकी जो घटनाक्रम हुए वो मुद्दों जनता की समझ में जल्दी आ गए। मतलब उत्तराखंड क्रांति दल ने इन सरकारों में रही, इनके लोग जीत के आगे सरकारों में शामिल हो जाते हैं करके वो जल्दी समझ में जनता के आ गए। परंतु उत्तराखंड राज्य के जो विधेयक पास हुआ उसमें 29 संशोधन हुए, हमारे सारे संसाधनों को निचोड़ दिया गया, हमारे पानी पे, बिजली पे, सिंचाई पे और रोड जो कर है उस पे और भूमि कानून पे सारा हमारा अधिकार छीन दिया गया है और वो लोगों की समझ में नहीं आया। वो अभी तक लोगों की समझ में नहीं आया, किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु उत्तराखंड क्रांति दल खंडित जनादेश के कारण तो उनके तक तो वो नहीं समझते, परंतु वो सरकार में शामिल हुई, ये सबकी समझ में आ गया है क्योंकि ये चीज़ें फैलाई गई हैं। ये लोग वो घृणा, जो नफरत, द्वेष और घृणा जो उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में फैलाने वाले जो है मास है, उनकी संख्या वो और वो फैलाने में कामयाब हुए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल जो इसका एक निचोड़ निकलता है, जो इसका समझ में आता है कि उत्तराखंड क्रांति दल अपनी बातों को लोगों के बीच में पहुंचाने में नाकाम रहा है या लोगों की समझ में नहीं आया, नहीं पहुंचा पाया। अब उत्तराखंड क्रांति दल को, अब उसका कारण भी ये रहा कि इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ तो ये सबकी ड्यूटी थी कि उन चीज़ों को, जो राज्य की कमियां थी, जो 29 संशोधन हुए, उनको लेके सबको फिर आंदोलन में साथ लेना चाहिए था और लगातार आंदोलन करना चाहिए था, दबाव बनाना चाहिए था। परंतु सारे लोग उसमें शामिल हो गए कि हमको कब आंदोलनकारी घोषित करते हैं, कब हमको उसका लाभ उठाते हैं हम राज्य बनने का, वो उसमें सब मस्त हो गए। उत्तराखंड क्रांति दल अकेला ही रहा और पूरा साल भर इस बात को लोगों को समझाते रहा। पर जितने लोगों के पास गया उनमें से भी किसने समझा, किसने नहीं समझा और कोई समझ के भी नहीं समझे, ये सारी चीज़ें हुई। और उसका परिणाम ये हुआ कि किसी को जब उनके समझ में जो जिनके जो शासन में आए, चाहे वो पहले कांग्रेस आई, फिर भारतीय जनता पार्टी आई, फिर कांग्रेस आई, फिर भाजपा आई है, ये जो आए उनकी समझ में ज़्यादा आ गया कि जनता को कोई मतलब नहीं है, चाहे हम संशोधन करें, चाहे हम देहरादून राजधानी रखें, चाहे हम जल जंगल ज़मीन पर उत्तर प्रदेश के कब्जे में रखें, कुछ भी करें, जनता के सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और आज तो हालत ये हो गई है कि जो वहाँ के प्रतिनिधि, ये उनकी मानसिकता हो गई है कि हमें चुनाव में तो पैसा लगाना ही है, शराब तो बांटनी ही पड़ेगी, पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, इसलिए काम, जनता का काम क्यों करना है। अभी हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कोरोना का प्रकोप चल रहा है, सारे लोग परेशान हैं, परंतु जनप्रतिनिधि नदारद हैं, कहीं किसी की खबर लेने, वो किसी पता करने नहीं जा रहे हैं, उनके सोशल मीडिया में भी जनता के संपर्क में नहीं है। और अब जब ऐसी बातें आती हैं, आपस में डिस्कशन हो रहा है, तो सबको पता है कि वो मान के चले हैं कि जब चुनाव आएगा तो लोगों ने बिना शराब पिलाए तो वोट देना नहीं है। लोगों ने बिना पैसे खर्च किए, किसी को साड़ी देनी पड़ती है, किसी को सूट देने पड़ती है, किसी को ढोल बांटो, चिमटे बांटो,
कुकर टिप्पन सारी चीज़ें तो बांटनी पड़ती हैं, तो इसलिए वो भी शांत बैठे हैं। अब उसकी वजह क्या है, वो चिमटे किसको बांटते हैं, वो ढोल किसको बांटते हैं, वो शराब किसको बांटते हैं, वो हम ही लोग हैं, कोई बाहर का आदमी तो है नहीं। ये बात को हमको समझना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम लोगों की कमियां हैं। आंदोलन में हम लोग सक्रिय रहे, चुप बैठे और उन मुद्दों पर सक्रिय काम नहीं किया, वो फैक्टर तो है ही है। उसके बाद चुनाव में जो इस तरीके की चीज़ें आती हैं, उनको हम लोग आगे आते हैं उन चीज़ों को लेने के लिए। सड़कों में जब गाड़ी आती है, लाइन लगा के हम लोग खड़े हो जाते हैं, वो भी हम लोगों की कमियां हैं। जब हम ही शुरुआत करते समय भ्रष्टाचार कर देंगे, हम ही अनैतिक तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे, वोट देते समय हम अनैतिक रास्ता अपनाएंगे, हम जो शराब ज़्यादा बांटेगा, जो ज़्यादा पैसा वोट के बदले देगा, जो ज़्यादा साड़ी सूट या दूसरी चीज़ें खर्च करेगा, अगर हम उसको वोट देंगे तो फिर विकास की कल्पना करना, बेहतर राज्य की कल्पना करना, बच्चों के लिए रोज़गार की कल्पना करना भी थोड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस बात को भी लोगों को समझना पड़ेगा। अब बाकी मैं कल जो आऊँगा दूसरी जानकारी के लिए, खासकर मैं जो गैरसैंण राजधानी को लेके एक गोष्ठी हुई थी जनवरी 2018 में प्रेस क्लब दिल्ली में, उसमें एरी जी का एक वो है वक्तव्य है, उसको लेके मैं आऊँगा, उस पर चर्चा करूँगा और उसके अलावा बाकी आगे चर्चा करूँगा और मुद्दों पर लेके फिर मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये तो सिलसिला लंबा चलेगा, लॉकडाउन कब तक रहता है। फिर मैं साथ साथ में उस पर भी चर्चा करूँगा, जो विजन डॉक्यूमेंट है उत्तराखंड राज्य आंदोलन का, उसके कुछ अंशों को लेके मैं साथ साथ दोनों चीज़ों को करने की कोशिश करूँगा कि कुछ अंश भी साथ में शामिल हो जाएं, और जो गतिविधियां हों दोनों पार्टों में इसको करूँगा कि संघर्ष और विजन दोनों को लाऊं। और इसी के साथ जितने लोगों ने भी आज ये इस चर्चा में धन्यवाद। और सबसे एक बार मेरा फिर निवेदन है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जानकारी ज़्यादा लोगों को मिले। और मैं ये जो आज का तो जो विषय था खासकर कि इस आंदोलन में इस भीड़ में कई तरह के लोग शामिल थे, मैं ये बताना चाह रहा था। हमारे ही भाषा में हमारी तरह बातें करते थे, परंतु उनके दिल में क्या चल रहा था वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसी आंदोलन के वो लोग थे जिन्होंने ऊधम सिंह नगर को लेके, पार्लियामेंट से लेके सड़कों तक हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए, चाहे वो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हो, वहाँ के 2-3 एमपी और थे। पठानकोट का मैं दिमाग से अभी उतर गया, आप नेट में सर्च करके पता चल जाएगा, वहाँ के सांसद थे जो पार्लियामेंट में अड़े, मायावती थी जो संसद में अड़ी, और जो सड़कों में आए, हाँ मैं भूल ही गया था, प्रकाश सिंह बादल। ये प्रकाश सिंह बादल तो 94 में जब हम मूवमेंट कर रहे थे तो खुद जंतर मंतर में आके हमारे आंदोलन में शामिल हुए। और जब ऊधम सिंह नगर की बात आई 2000 में, तो वहाँ भी खड़े हो गए, हमारे खिलाफ भी खड़े हो गए। तो ऐसे लोग हमारे साथ थे। और उनसे बीच में हमारे साथ जो सबसे अच्छा वो था फैक्टर, हमारा जो नेतृत्व था वो काफ़ी सक्षम था। उसमें बडोनी जी जैसे लोग थे, एरी जी जैसे लोग थे, त्रिपाठी जी जैसे लोग थे, और जो मैच्योर थे, जो इन चीज़ को समझते थे कि अगर आंदोलन में जो ये तरह तरह के लोग आ रहे हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं, अगर हम इन पर उलझे तो आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा। अभी कम से कम ये मैसेज बाहर जा रहा है कि उत्तराखंडी आंदोलित है, सारे लोग आंदोलित हैं, और कम से कम सारे लोग उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ये संगठन आया कि मैंने अभी जो पढ़ाया उसमें कहीं उत्तराखंड राज्य की बात नहीं कही गई है, परंतु जो बाहर का लोग देख रहे थे उनको तो ऐसा लग रहा था कि सारे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो इसलिए किसी का विरोध नहीं किया। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है, कोई भी व्यक्ति किसी उसमें आता है संघर्ष में, तो उसको नुकसान ही उठाना पड़ता है, उसको समय का नुकसान उठाना पड़ता है, उसको साधनों का नुकसान उठाना पड़ता है, और सारी चीज़ें उसको डिस्टर्ब होती हैं। इसलिए कोई भी आदमी, उसका रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और वो भावना हमारे पूरे आंदोलन में हम लोगों में थी, संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोगों में ये भावना कूट कूट के भरी थी। चाहे कोई हमारे साथ, हमारे बैनर तले अगर नहीं भी है खड़ा है, अगर वो कहीं पे भी संघर्ष कर रहा है, कहीं भी खड़ा है, वो अपना समय दे रहा है, अपने साधन दे रहा है, एक समर्पण है उसका भी, तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उस भावना से उस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, और उसी का परिणाम रहा कि हम लोग
सबको लेके, चाहे वो कोई हमारे पैरेलल भी प्रोग्राम चला रहा था तो हम उसको भी साथ लेके चले। उसके प्रोग्रामों का हमने कभी विरोध नहीं किया और उनको भी समझाने की कोशिश की कि हम सबकी लड़ाई, सबका मकसद एक है, सबकी मंजिल एक है। इसलिए अब जिसको जैसा लग रहा है करो, परंतु टकराव की स्थितियां पैदा मत करो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। ये भावना हमेशा हर आंदोलन में रहनी चाहिए। आगे भी जब अगर अभी हम सब लोगों का, जितने भी लोग हैं, मिशन ये होना चाहिए, विजन की, जो उत्तराखंड राज्य का विजन था, जो आंदोलनकारियों की सोच थी, जो शहीदों का सपने थे, उस पर काम हो। चाहे कोई कैसे भी काम करे, उन पर काम होना चाहिए। ये लेके हम आगे बढ़े तो एक बेहतर उत्तराखंड की जो सोच थी वो साकार हो सकती है। अगर हम उन पर काम करते समय एक दूसरे की टांग खींचने कर देंगे तो हमारी एनर्जी का नुकसान होगा, हम आपस में टकरा जाएंगे और जो हमारे खिलाफ हैं, जो उस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं, वो लोग कामयाब हो जाएंगे। इसलिए जो भी लोग जिस रूप से भी कर रहे हैं उन सब का सम्मान होना चाहिए। चाहे वो संघर्ष कोई भी करता है, कोई भी, चाहे अभी वो है, चाहे कोई किसी रूप में भी लड़ाई लड़ रहा है, तो सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। समय देता है आदमी, साधन लगाता है, अपना मानसिक रूप से पूरा उसमें जुड़ा होता है, तो इन सारी चीज़ों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी रूप में जुड़ा है। और दूसरे का भी हमको सम्मान करना चाहिए। ये मैं इस जो आज लाइव आया, इस माध्यम से मैं कहूँगा कि सारे लोग, रणजीत गराकोटी जी नमस्कार, चारू तिवारी जी नमस्कार, उत्तराखंड क्रांति दल काला ढूंगी नमस्कार। क्योंकि ये मेरे को साफ दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसलिए वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मैं इस उसके माध्यम से थोड़ा, मेरे नेट की भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पास मैसेज सही ढंग से आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं मोबाइल का नेट इस समय यूज कर रहा हूँ। मेरा जो दूसरा नेट था वो इंटरप्ट हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत है, इसलिए मैं और वीडियोज़ भी दिखाना चाहता था, इसमें नहीं दिखा पाया। जो मैं एरी जी का जो हुई थी प्रेस क्लब में 13 जनवरी 2018 को मीटिंग हुई थी गैरसैंण राजधानी के बारे में, वो मैं दिखाना चाह रहा था। उसमें जो मैंने बातें बताई, ये हरकिशन सुरजीत के बारे में या जनवादी के बारे में या कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, वो भी उसमें था। और जो कौशिक आयोग की थी वो भी था उसमें, सारी उनके अपने वक्तव्य में था, वो मैं दिखाना चाहता था, पर उस वजह से मैं नहीं दिखा पाया। मैं कल उसको दिखाऊंगा। और जितने भी लोगों ने इसमें भागीदारी की, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कल 5:30 से 6 बजे के बीच आके मिलूँगा और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होंगे, आज मैं ज़्यादा नहीं दे पाया, उसकी वजह ये रही कि मेरा नेट काम नहीं कर रहा है। और 14 तारीख से मंगलवार मैं हर रोज़ आऊँगा रात को 9 से 10 बजे, हफ्ते भर की हलचल लेके, और हफ्ते भर की जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, अब हम एक मिशन बना के चलेंगे कि जो उत्तराखंड राज्य का विजन है उस पर काम हो। जो भी उस पर काम होंगे हम उसकी समीक्षा करेंगे हर मंगलवार रात को 9 से 10 बजे के बीच। जय हिंद, जय उत्तराखंड।